अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 7th क्लास, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हो रहे होंगे। मैंने कई बार आप लोगों को उर्दू के पर्चे के बारे में आगाह किया कि आपने उर्दू का पर्चा किस तरीके से सॉल्व करना है और उर्दू के पर्चे में जो आम तौर पर गलतियां होती हैं उन गलतियों से आपने ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करनी है। और अगर वो बातें आपको पहले से ही ज़हन-नशीं हो जाएंगी तो उम्मीद है आप उन गलतियों से गुरेज़ करेंगे और आपके जो पेपर्स हैं वो इंशाअल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो बुनियादी तौर पर आपने पहली समाही और दूसरी समाही का जो निसाब है वो मुकम्मल तैयार करके लाना है। उसमें ग्रामर वर्क है उसमें, और उसमें किताब का काम है। ज़्यादा आपने फ़ोकस रखना है जो नज़्में वग़ैरह हैं उनकी तशरीहात, मरकज़ी ख़याल वग़ैरह, और जो ग्रामर में है आपके ग्रामर की चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर मुहावरात वग़ैरह हो गए, फ़क़रात की दुरुस्ती हो गई और जुमले वग़ैरह, मुहावरात वग़ैरह वग़ैरह। ये जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं वो आप लोगों को निसाब मैंने गूगल क्लास में लगा भी दिया है, ये वीडियो भी मैं लगा रहा हूँ। तो आपने पहली बात तो ये है कि फ़र्स्ट टर्म का भी निसाब आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जी, सबसे पहले गलतियाँ तो तमाम सवालात में होती हैं। सबसे पहले आपने पेपर को अटैम्प्ट करने से पहले इस बात को ज़हन में रखना है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी। ख़ास तौर पर ऑब्जेक्टिव में मारूज़ी पर्चा जब आपके सामने आना है तो आपने पहले MCQs से लेकर 30 तक तसल्ली के साथ अच्छे तरीक़े से तमाम MCQs को माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करनी है और इसको समझने की कोशिश करनी है। बसा वक़ात ऐसा भी होता है कि पहले MCQs का या चौथे, पाँचवें या छठे MCQs का जवाब आपको 30वें MCQs में जाके एनालिसिस की सूरत में पता चल रहा होता है। तो अगर आपने फ़र्स्ट से आखिर तक मुकम्मल देख लिए होंगे एक बार और फिर आपने आपने सर्कल्स किए होंगे तो फिर इंशाअल्लाह जो पीछे आपको एक MCQ समझ में नहीं आ रहा था वो 30वें को पढ़ के या 25वें को पढ़ के जो जवाब आपको मिल जाएगा उससे आप गलती से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने सर्कल्स शुरू में ही देखते साथ ही सर्कल करने शुरू कर दिए, यानी कि जवाबात आपने निशान लगाने शुरू कर दिए, तो ऐसा होता है बसा औक़ात के हमें 15वें पे जाके, 20वें पे जाकर या आखिर पे जाके एक मुरक्कब अतफ़ी नज़र आता है तो हम पिछले जो दूसरे तीसरे नंबर पे सॉल्व किया होता है हम उसको मुरक्कब अतफ़ी समझ रहे होते हैं, लेकिन आगे चल के ऐसी मारूफ़ और मशहूर एग्ज़ाम्पल आती है और हमें 100% श्योर हो जाता है कि मुरक्कब अतफ़ी तो ये है, वो तो पिछला मुरक्कब इज़ाफ़ी था, तो फिर हमें पछतावा होता है। बात ज़्यादा तवील हो रही है, ये बात भी मैंने क्लास में आपके साथ की हुई है। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने सब्जेक्टिव पर्चे की तरफ। ऑब्जेक्टिव में मेन बात यही है कि आपने पहले से अंडरस्टैंड करना है पूरे पर्चे को, देन आपने सर्कल करने हैं। अब अगली बात है आप लोगों का ये जो सब्जेक्टिव पर्चा है, इसमें मिसाल के तौर पर मैं बात करूँगा कहानी के बारे में। कहानी में बुनियादी तौर पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप ज़हन में रख कर अगर कहानी लिखेंगे तो आपको कहानी के पूरे नंबर मिल सकते हैं, अदरवाइज़ पूरे नंबर नहीं आ सकते। वो चीज़ें मैंने कलेक्ट की हुई हैं। नंबर 1, आपने कहानी का सवाल नंबर ज़रूर देना है। अगर आपने सवाल नंबर नहीं दिया हुआ तो आपके टोटल पर्चे में सवालात की तरतीब गलत होने की वजह से या सवाल ना लिखने की वजह से टोटल में से 2 नंबर आपके निकाल लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर सवाल का नंबर मौजूद है वही आपने सवाल नंबर अपने सब्जेक्टिव जो आपकी शीट है उसके ऊपर भी आपने वही नंबर रखना है। सबसे पहले ये हो गया। दूसरे नंबर पे आपने लिखना है उन्वान। मिसाल के तौर पर कहानी है उन्वान प्यासा कौवा, या कहानी है कोशिश से हर चीज़ मिल जाती नतीजे पर आप लिख लें बादशाह और मकड़ी वाली, या कोई भी कहानी आ सकती है। मिसाल के तौर पे
अगर आपने उन्वान नहीं लिखा तो इसका आपका एक या आधा नंबर जो भी नंबर सेट किए जाएंगे उस लिहाज से काट लिए जाएंगे। दूसरे नंबर पर आपने कहानी के अंदर 1, 2, 3 पैराग्राफ बनाने होते हैं। तीसरे नंबर पर आपने रमूज़ व औक़ाफ़ लगाने होते हैं। अगर आप रमूज़ औक़ाफ़ नहीं लगाते तो इसके साथ भी आपका आधा या 1 नंबर काट लिया जाएगा। फिर मुकालमा की सूरत में कहानी होनी चाहिए कि जो मुकालमे के किरदार हैं वो पता चल रहा हो कि कौन बात कर रहा है, कौन कह रहा है, कौन पूछ रहा है। उसके बाद मतन की जो तरतीब है, कहानी की जो बातें हैं वो बिल्कुल तरतीब के साथ लिखी हों, अंडरस्टैंडिंग पढ़ने वाले को हो रही हो। नंबर 6 है आपने कहानी का नतीजा ज़रूर लिखना है। और नंबर 7 है जहाँ जहाँ आपको ख़ास मुकालमे या ख़ास जुमले नज़र आ रहे हैं उनको आप मार्कर से हाईलाइट कर दें। और 8वें नंबर पर कहानी के अंदर रबत होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है सलीस का सवाल। तो अभी मैं जल्दी बोलता जाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसको अपलोडिंग पे भी टाइम लगता है। फिर सलीस में आपने क्या करना है, नंबर 1 सबसे पहले आपने जो सवालिया पर्चा है उसके ऊपर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं उनको उनके मानी को जहन में लाने की कोशिश करनी है। फिर सबसे पहले उस पैराग्राफ को आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट पेपर पे सबसे पहले सवाल का नंबर दे के सलीस का तो आपने अल्फाज मानी लिख के दूसरे नंबर पर सबक का उन्वान लिखना है। फिर तीसरे नंबर पर आपने उर्दू सलीस आसान और दुरुस्त जुमलों से मुकम्मल करते हुए आसान फ़हम में आपने पैराग्राफ वहाँ पे नोट कर देना है, पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाए। और वो मुश्किल अल्फाज जो पैराग्राफ क्वेश्चन पेपर के ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें मुश्किल यूज़ हुए, आपने उन अल्फाज की जगह आसान ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर आपको आसान अल्फाज मिल जाते हैं तो आपने लिख देने हैं, अदरवाइज़ आपने आसान अल्फाज अपनी तरफ से गलत लिखने के बजाय उसको बेहतर ये है कि वैसे ही फिर रहने दें। अगर आप गलत लिखेंगे तो उसका ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। वैसे ही लिखने का भी नुकसान है लेकिन कम है, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से अल्फाज बहुत उल्टे सीधे डालते हैं तो उसके साथ बिल्कुल ही पैराग्राफ का जो उन्वान टॉपिक ही होता है वही चेंज हो जाता है, बात बिल्कुल तब्दील हो जाती है। तो बात तब्दील नहीं होनी चाहिए। मुश्किल अल्फाज को आसान अल्फाज में आपने कन्वर्ट करके जो पैराग्राफ लिखना है वो सलीस कहलाता है। अगर आपने उसको ख़राब कर दिया तो वो सलीस फिर नहीं रहेगी, वो तो मज़ीद आपने मुश्किल में उस पैराग्राफ को लिख दिया है। तो मुश्किल लिखने की वजह से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आसान लिखने की वजह से आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है बात, फिर वही बात है कि ज़्यादा लंबी हो रही है तो आप जल्दी बस ये सुनते जाएं और नोट कर लें इन चीज़ों को ताकि गलती ना हो पेपर में। पैराग्राफ के अंदर आम तौर पर ऐसा होता है कि जब पैराग्राफ चेक किया जाता है तो उसमें उन्वान जो ऊपर लिखा होता है ना, वक्त की पाबंदी मिसाल के तौर पे या वर्जिश के फ़ायदे या कोई भी उन्वान लिखा हुआ है तो उसके 1 नंबर ज़रूर रखा होता है उन्वान का। और दूसरे नंबर पर अगर पैराग्राफ के फॉर्म है तो ठीक है, चेक हो जाता है। अगर पैराग्राफ की फॉर्म नहीं है तो पूरे सवाल को रिजेक्ट करके 10 में से 0 लगा दिया जाता है। क्यों, हमें मतलूब था पैराग्राफ। अगर आपने दरमियान में स्पेस छोड़ दी, आपने मज़मून बना दिया उसको, या दरमियान में शेर ऐड करने लग गए या कुछ और इधर उधर चीज़ें ऐड की और दरमियान में स्पेस छोड़ दी तो वो पैराग्राफ की फॉर्म नहीं रहेगी, वो बन जाएगी मज़मून की फॉर्म। तो अगर मज़मून की फॉर्म बनेगी तो उसमें आपको 0 नंबर दिया जाएगा। तो बेहतर ये है कि अगर आपने पैराग्राफ की फॉर्म में ही लिखा है तो उसका भी आपको 1.5-2 नंबर ज़रूर एक्स्ट्रा यानी कि मिल जाएंगे। उसके बाद है दरख्वास्त और ख़त। प्यारे बच्चों, दरख्वास्त और ख़त में आपको पता है कि किस कदर पूरा साल इस तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई जाती है कि आपने छोटी से छोटी गलती भी नहीं करनी। अगर हम छोटी छोटी भी गलतियां करते हैं तो इसका ये नतीजा निकलता है कि हर एक पार्ट के एक कोमे के एक लाइन के एक लफ्ज़ का आधा नंबर 1 नंबर आधा नंबर, जिस तरह तारीख़ मोरखा 1 नंबर की होती है, अस्सलाम वालेकुम 1 नंबर का होता है, इम्तिहानी मरकज़ के बाद ख़त में नीचे जो डेट आती है वो 1 नंबर की होती है। तो इस तरह ये 5 नंबर सिर्फ खाके के ही होते हैं। अगर आप छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे तो हम आपका 1, 2, 1.5 ये नंबर काट लेंगे।
और अगर ज़्यादा गलतियाँ होंगी तो खाके के नंबर तो फिर जाते रहेंगे, एक आध मिलेगा। और अगर आपका मतन बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, तो उसमें फिर पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर एक दो गलतियाँ भी निकल गई हैं तो आपको पता है कि गलतियों वाला जो 10 पेजेस भी आपने लिखे हैं उसमें भी अगर एक दो चार गलतियाँ आ जाती हैं तो आपके एक दो नंबर कट जाने हैं। तो गलती कोई नहीं करनी, छोटी से छोटी गलती से भी गुरेज करना है। गलती कम से कम आए, आपको एक काम करना पड़ेगा, वो ये कि आपको बार बार इबारत को पढ़ना होगा। अगर आप बार बार इबारत को पढ़ेंगे तो गलतियों की गुंजाइश जो है ना वो बहुत कम से कम रह जाएगी, गलतियों की गुंजाइश नहीं रहेगी एक किस्म की। तो उसके बाद है आपने तशरीह और मरकज़ी ख़याल, इसमें आमतौर पे आप लोग शायर का नाम, नज़म का नाम लिखना भूल जाते हैं या लिखते ही नहीं हैं। उसके बाद शेर को या बंद को गौर से पढ़ें और मुतल्लिका तशरीह पहले दिमाग में सोचें, जब तरतीब लग जाए तब लिखना शुरू करें और कम से कम आधे सफ़े पर आपकी तशरीह होनी चाहिए। फिर आपको पूरे के करीब नंबर मिलेंगे, 4.5 या 4 या 5। मरकज़ी ख़याल में कम से कम जी है आपने 4 लाइनें और ज़्यादा से ज़्यादा 5, 5.5 लाइनें या 6 लाइनें, इससे ज़्यादा नहीं आपने लिखना मरकज़ी ख़याल में कोशिश करें छोटे छोटे अल्फाज करके हाशिया जो है वो कम से कम लगा के आप अपने मरकज़ी ख़याल को ज़्यादा माने और जाने और ज़्यादा अच्छा लिखें और उसकी वोकैबुलरी जो है, अल्फाज जो हैं वो बड़े मेयारी से जो है वो आप यूज़ करें। पैराग्राफ में भी, सलीस में भी, हर मतन में उर्दू के तमाम पर्चे में कोई भी सवाल है उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल करें वो मेयारी अल्फाज होने चाहिए। वो आम फ़ाहम की जो बातें हैं, जो जुमले हैं वो नहीं होने चाहिए, बल्कि मेयारी अल्फाज के जुमले होने चाहिए जैसे आप लोगों ने पढ़े हैं, लिखे हैं सारा साल, और ग्रामर में जैसा आप लोगों का वर्क मौजूद भी है। और एक और बात, बड़ी आम बात है, इसको भी नोट कर लें कि इंशा परदाजी में वो जो सवाल था जिसमें MCQs और मशक़ें वगैरह सॉल्व किए, वो ग़ालिबन 61 से हैं या 105 से हैं अल्फाज, और 2-3 पेजेस से वो मैंने आप लोगों को करवाए भी थे, बड़े ख़ुसूसी हैं तमाम के साथ। उनको आप ज़रूर देखिएगा, उसमें MCQs के काफ़ी सवालात होते हैं। नेक्स्ट है, पेपर को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को जिन बातों को मलूज़ ख़ातिर रखना है वो ये है कि ग्रामर में जो फ़करात की दुरुस्ती है और जो मुहावरे हैं, जुमले हैं, इनमें आप लोग बहुत गलतियां करते हैं, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है एराब आप बार बार वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल कर अदा कर के याद किया करें, ज़हन में रखा करें कि ये वर्ड ऐसे है और इसके यहाँ पे ज़बर आनी, यहाँ पे ज़ेर आनी, यहाँ पे शद्द आनी है। तो उसके बाद दरख्वास्त और ख़त जब भी आपने लिखना है, बहुत अहम बात है, आपने नए सफ़े से शुरू करना है। कोई भी सवाल लिखते हैं ना, अगर 2-4 लाइनें नीचे पड़ी भी हुई ना, उनको छोड़ देते होते हैं। पेपर की खूबसूरती को सबसे पहले मलूज़ खातिर रखते हैं, इसके लिए आप नए पेज का यूज़ करें। शीट पकड़ें, सबसे टॉप पे लिखें सवाल नंबर फ़लाँ और आगे लिखना शुरू करें। अगर नीचे से 2-4 लाइनें बच जाती हैं तो उसको छोड़ दें, फिर अगला सवाल नए पेज से शुरू करें। ये पेपर की खूबसूरती होती है। और प्रेजेंटेशन में मार्कर का यूज़ प्रॉपर होना चाहिए। हर सवाल के सॉल्व करने के बाद बच्चों आपने क्या करना है कि थोड़ी सी 1-2 लाइनें स्पेस छोड़ के एक लाइन लगा देनी है कि मेरा ये सवाल कंप्लीट हो गया है, पता चल जाए चेक करने वाले को आसानी से। आपका पेपर नीट एंड क्लीन नज़र आता है अगर आपने छोटी सी लाइन लगाई हो और नया सवाल फिर शुरू किया हो। उसके बाद बात यह है कि अगर पार्ट्स वाला सवाल है, अलिफ पार्ट है, बे पार्ट है, जीम पार्ट है, तो उसमें आपने जो पार्ट लिखना होता है वो मार्कर के साथ बिल्कुल सेंटर में लिखना होता है, बे पार्ट, और ब्रैकेट में उसको बंद करना होता है। सवाल नंबर 5 छोटा सा 5 लिख के साथ मार्कर के साथ छोटा सा आपने बे लिख के उसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, सेंटर में लिखना है बिल्कुल, और एक लाइन अगले नीचे वाली जो है वहाँ से आपने जवाब लिखना शुरू कर देना। सवाल भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, बस आपने जुज़ का नंबर बता दिया है, पार्ट नंबर बता दिया है, काफ़ी है। तो इसके साथ आपका टाइम भी बचता है और आपके जो पार्ट्स बिल्कुल क्लियर एंड क्लियर नज़र आ रहे होते हैं, नीट एंड क्लीन नज़र आ रहे होते हैं। तो इसके साथ पेपर जो चेक करने वाला होता है वो बड़ा इंस्पायर होता है। तो मेरी दुआ है कि आप सबका पर्चा जो है वो बहुत अच्छा हो
मुझे काफ़ी फ़िक्र थी कि मैं पेपर के ऐन बिल्कुल करीब आपके साथ ये बातें शेयर करूं, और अल्लाह की तौफ़ीक से अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में भी हमने बिल्कुल शेयर की थी, लेकिन साल में सारा साल भी करते रहे हैं, और एग्ज़ाम्स से कुछ दिन पहले जब क्लास में आप आ रहे थे तब भी शेयर की थी। लेकिन मैंने कहा अब गूगल क्लास हमारे पास है तो हम इस गूगल क्लास का मुकम्मल प्रॉपर तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। कम से कम आज के दिन तो हम इसका ख़ायदा उठा लें। तो मुझे उम्मीद है आप बाकी बच्चों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप बाकी बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरों की खैर ख़ाही के लिए, दूसरों के फ़ायदे के लिए, तो मुझे अल्लाह ताला से यकीन है कि अल्लाह ताला आपकी भी ज़रूर मदद फ़रमाएँगे। अगर आप अपने मुसलमान भाइयों की, अपने दोस्तों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपकी मदद भी ज़रूर करते हैं। हदीस भी है, जो दूसरों की मदद के लिए निकलता है अल्लाह फिर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अल्लाह ताला भी उसकी मदद करते हैं। और बाकी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, सेहत व आफ़ियत से रखे, आपको और आपके पेरेंट्स को भी, और आपके मुस्तक़बिल को अल्लाह ताला रोशन फरमाए, आपको मुस्तक़बिल का बड़ा आदमी बनाए, अच्छा इंसान बनाए, नेक और सालेह इंसान बनाए, वालिदैन की खिदमत करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।